हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज हम 2021 में कंडक्ट करवाए गए हिमाचल प्रदेश बी.एड एंट्रेंस टेस्ट के रीजनिंग पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब तक हम जीके पोर्शन और इंग्लिश और हिंदी ग्रामर पोर्शन को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक हम जीके पोर्शन और हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर पोर्शन को कवर कर चुके हैं। आज हम रीजनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। रीजनिंग में हमें 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमें अलग अलग सेक्शन से पूछे जाते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन और बहुत सारे और एस्पेक्ट जो कि हमें रीजनिंग पोर्शन में पूछे जाते हैं। रीजनिंग पोर्शन में जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 71। हमें एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई है जैसे कि QPO, NML, KGI, डैश एंड EDC। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ फिलअप को फिल करना है। तो जब भी आपको ऐसी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आए, आप पेपर में हमेशा अल्फाबेट्स को लिख लें ताकि आपको इजी रहे और उनके ऊपर उनकी नंबरिंग भी कर ले, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो जब भी आपको ऐसी सीरीज आए तो आपने इस तरह से पूरी अल्फाबेट्स लिख लेने हैं, ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर हम इस सीरीज को देखें तो हमें सबसे पहले दिया गया है Q, P एंड O। तो हमारे पास ये 3 अल्फाबेट के पेयर बन रहे हैं। अगला जो हमारा अल्फाबेट का पेयर है वो है N, M और L। तो अगर हम देखें तो हमारी सीरीज यहाँ से मैच कर रही है। अगला जो पेयर था वो था K, J और I। दिस इज KJI। तो यानी अगला जो हमारा आंसर होगा वो होगा H, G एंड F एंड दिस इज आवर आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, H, G, F इस सीरीज में आना था। तो 71 क्वेश्चन का आंसर है ए। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी हमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आया है और नंबर सिस्टम से है। तो देखिए हम अगर इस क्वेश्चन को, तो हमको सीरीज दी गई है DEF। तो पहले हमें D दिया है, फिर F पर बाद में F के आगे 2 लगाया है उन्होंने, ठीक है, 2 का यूज किया गया है, फिर E के आगे 2। तो जो भी हमारी नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें हमें क्या मिलेगा, उसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो D रहेगा, D2, E2 और F2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड कैकोफोनी। ये क्वेश्चन रिलेशनशिप का है। इसमें हमें पूछा गया है कि जिस तरह से साउंड कैकोफोनी से रिलेटेड है वैसे ही इनमें से कौन सा रिलेशन एक दूसरे के साथ मेल खाता है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में है स्पीच, ओरेशन, टच, मसाज, स्मेल, स्टेंच, टेस्ट, स्टाइल। इसका सही आंसर है स्मेल, स्टेंच यानी गंध, बदबू। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डायरेक्शन से है। राजा वॉक्ड 10 मीटर फ्रॉम A to B in the east. Then he turned to right and walked 3 meter. Again, he turned to right and walked 14 meter. How far is Raja from A? राजा पूर्व से A से B तक 10 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर चला, वह फिर से दाईं ओर मुड़ा और 14 मीटर चला। राजा A से कितना दूर है? अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इससे पहले आपको पूरी डायरेक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हमें पता होना चाहिए डायरेक्शन में, यहाँ से ये वाली जो डायरेक्शन है उसे नॉर्थ डायरेक्शन कहते हैं, इसे साउथ, इसे ईस्ट और इसे वेस्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें बोला जा रहा है कि राजा A पॉइंट से जा रहा है B तक, वो कितना मूव कर रहा है 10 मीटर, और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम आगे सवाल में देखें, हमें लिखा है देन ही टर्न राइट। वो कौन सी डायरेक्शन में मुड़ता है, राइट डायरेक्शन में, और फिर वो क्या करता है 3 मीटर और पैदल चलता है। आगे लिखा है अगेन ही टर्न टू राइट, वो फिर से राइट मुड़ता है और अब वो 14 मीटर का वॉक लेता है। अगर हम यहाँ 14 मीटर का वॉक बनाए, नेक्स्ट हमारे पास है कि अब राजा कितना दूर है A पॉइंट से। अगर हम देखें, अगर हमें पूछा गया है कि ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक राजा कितनी दूर है, तो हम देखेंगे कि यहाँ तक का पोर्शन पूरा 10 मीटर है। तो जो हमारे पास पोर्शन बचता है वो कितना बचा होगा, 4 मीटर। और अगर ये 3 मीटर है तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास, 3 मीटर। अगर मैं इसे यहाँ साफ तरीके से बनाऊं तो अब ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का सवाल बन जाता है। ये साइड हमारी 3 मीटर है, ये वाली साइड हमारी 4 मीटर है। अब हमें ये साइड निकालनी है, तो हम नॉर्मल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम देखेंगे
कि जो हमारे पास आएगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, और जो हमारा आंसर आएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, और टोटल जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 25, और 25 का जो रूट होता है दैट इज 5। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मीटर। और इस जो पेपर था उसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया था। दिस इज द करेक्ट 5 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। इन दिए गए ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एनी इज इक्वल टू 40, many is equal to 53, then maniac is equal to what? हमारे ऑप्शन है 41, 42, 43 एंड 44। ये क्वेश्चन भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है। अगर हम अल्फाबेट्स को लिखें A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। तो A की जो हम नंबरिंग करेंगे वो होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, देन लास्ट 26। तो हम देखिए तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, एनी दैट इज इक्वल टू 40। तो A 1 पोजीशन पे है, प्लस अगर हम n का नंबर देखें तो दैट इज इक्वल टू 14। उसके बाद अगर हम देखें y का पोजीशन दैट इज 25। तो अगर हम इनको टोटल करें तो हमारे पास आंसर आता है 40। तो यानी अगर हम इन नंबर को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो हमारा सही आंसर है वो आ जाएगा। हमें ऑप्शन में दिया गया था, जो हमारा क्वेश्चन था हमें दिया गया था मैनियाक, हमें क्वेश्चन में मैनियाक दिया गया था। तो अगर हम इसका टोटल करें तो M नंबरिंग पे आता है 13 पोजीशन पे, A का पोजीशन है 1, N का नंबरिंग है 14, I का जो नंबरिंग है दैट इज 9, उसके बाद A फर्दर दोबारा से 1, और उसके बाद हमारे पास आता है C का पोजीशन हमारे पास आएगा 3। तो अगर हम इनको टोटल काउंट करें तो हमारे पास आंसर आता है 41। Next question is, in the following question, one term in the number series is wrong. Find the wrong term. निम्नलिखित प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत शब्द बताइए। हमें एक नंबर सीरीज प्रोवाइड की है, इसमें से कोई एक ना एक डिजिट वो गलत है। तो हमारे पास जो नंबर सीरीज है वो इस तरह से है 1, 3, 10, 21, 63 एंड 129। अगर हम इस नंबर सीरीज को सॉल्व करें तो सबसे पहले मुझे दिया गया है 1 और 1 के बाद है 3। तो अगर मैं 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करती हूँ और उसमें 1 ऐड कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर 3। आगे मुझे नंबर सीरीज में दिया गया है 10। अब मैं 3 में 3 का ही मल्टीप्लिकेशन करूंगी, 3 3 जा 9, और उसमें 1 ऐड कर दूंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 10। आगे जो नंबर सीरीज में दिया गया है दैट इज 21। तो 10 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो 10 2 जा 20 प्लस 1 21। तो ये नंबर सीरीज का जो पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है। अब हम देखेंगे कि कौन सा इसमें गलत नंबर है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। अगर मैं 21 में पहले मैंने 2 से किया, 3 से, फिर 2 से, अब फिर बारी किसकी है, 3 से। तो 21 3 जा मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 प्लस 63, और इसमें मुझे प्लस 1 जब मैं करूंगी तो यहाँ कितना आना चाहिए था, 64। लेकिन हमारी नंबर सीरीज में यहाँ कितना दिया है, 63। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। 63 यहाँ रॉन्ग दिया गया था इस सीरीज में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, at what time between 9:13 and 12 at what time between 9:13 and 10:12 will the hand of watch be together? 9:13 और 10:12 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे जहां आपको रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो आप सिंपल सा एक ट्रिक जो मैं आपको दे रही हूं, बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला काइंड ऑफ, अगर आप देखना चाहे तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9:13 एंड 10:12 will the hand of a watch be together? 9:13 और 10:12 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन की एक सिंपल ट्रिक है, आप देख लीजिए। हमें क्या करना है, हमें लिखना है यहाँ 12/11 यानी 12/11। उसके बाद हमें इसे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको जो भी नंबर पहले दिया गया है, जो भी आपको आर पहले दिया गया है, जैसे यहाँ 9:13 दिए गए थे,
तो जब भी हम अगर घड़ी में देखें, जब भी 9 बजते हैं, यहाँ 12 है और यहाँ 9 है, तो 12 से लेके 9 बजे तक टोटल होते हैं 45 मिनट। तो जितने भी यहाँ आपको जो भी आर दिया होगा, जो भी मिनट बनेंगे, आपने उससे उसे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपके पास आंसर आएगा 540/11। आप 11 से 540 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 49 1/11, यानी 49 सही 1/11। तो ये हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। हमारे जो आंसर होगा वो होगा 49 1/11 मिनट पास्ट 9, यानी 49 सही 1/11। 9:49 सही 1/11 हमारा इसका आंसर होगा। आई होप सो आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज read the following information carefully and answer the following question below. There are 6 children playing football, namely Z, Y, X, W, V and U. Z and V are the brothers. U is the sister of B. X is the only son of Z's uncle. Y and W are daughter of the brothers of X father. How is W related to Z? Uncle, कजन, सिस्टर एंड नीस। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 6 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। Z, Y, X, W, V और U। Z और V भाई हैं। U V की बहन है। X Z के चाचा का इकलौता पुत्र है। Y और W X के पिता के भाई की बेटियां हैं। W Z से किस प्रकार संबंधित है? चाचा, चचेरे भाई, बहन और भतीजी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये हमें पजल से क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज Z एंड V आर द ब्रदर्स। Z और V आपस में क्या है? भाई हैं। U इज द सिस्टर ऑफ V। U जो है वो सिस्टर है किसकी? V की। और अगर हम बात करें U सिस्टर है V की, उसके बाद जो हमें इंफॉर्मेशन दी है X इज द ओनली सन्स ऑफ Z's अंकल। X इकलौता बेटा है Z के अंकल का। तो अगर कोई Z के अंकल होंगे और उनका जो बेटा होगा वो Z का क्या होगा? कजन होगा। आगे भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे दिया गया है Y एंड W आर द डॉटर्स ऑफ ब्रदर्स ऑफ X फादर। तो जो X के फादर हैं उनका कोई भाई है, मान लीजिए उनका भी एक और क्या है? ब्रदर है। उनकी 2 बेटियां हैं दैट इज Y एंड W। तो हमें जो पूछा गया है प्रश्न में कि हाउ इज W रिलेटेड टू Z, Z और W के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये दोनों आपस में कौन से हैं? कजन हैं। ये दोनों कजन हैं आपस में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। वह संख्या चुने जो अन्य से भिन्न है। 275, 183, 242 एंड 119। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें जो बाकी नंबर दिए हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर हैं, 5, 3 एंड 9। इसी में से जो हमारा ये नंबर था वो इवन नंबर था, तो हमारा यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक। ये हमें नंबर सीरीज से फिर से क्वेश्चन आया है। 325, 259, 204, 160, 127 डैश एंड 94। तो हमें रिक्त स्थान पूरा करना है। तो बेसिकली ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और नंबर सीरीज में घट रहे हैं, तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इन दोनों नंबर के बीच का गैप निकालना है। अगर मैं इन दोनों नंबर के बीच का गैप देखूं तो टोटल हमारे पास जो नंबर का गैप आएगा दैट इज 66। इन दोनों नंबर के बीच का गैप मेरे पास आएगा 55 और इनका 44, इनका 33, यानी यहाँ और यहाँ का जो नंबर है इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा? 22। तो जब मैं 127 से अगर 22 को माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 104। तो ये मेरा आंसर है एंड दिस इज द आंसर विच इज गिवन ऑन द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Niranjan moved a distance of 150 meter towards north. He then turned to the left and walked for about 50 meter. Turned left again and walked another 160 meter. Finally, he turned to the right at an angle of 45 degree. In which direction was he moving finally? Southwest, southeast, northwest, northeast. अगर मैं इसे हिंदी में पढ़ूं, निरंजन उत्तर की ओर 150 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर लगभग 50 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और फिर से 160 मीटर चला। अंत में वह 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ा। अब वह अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो अगर हम इसे सॉल्व करें, ये भी हमें डायरेक्शन से ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बोला हमें डायरेक्शन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। जब भी आप इन क्वेश्चन को करें तो इसे जरूर बना लें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें बताया गया है कि निरंजन नॉर्थ डायरेक्शन में 150
मीटर चल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ को मूव कर रहा है, दैट इज 150 मीटर। उसके बाद निरंजन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये हमारी लेफ्ट डायरेक्शन है और कितना चल रहा है, वो 50 मीटर मूव कर रहा है। 50 मीटर चलने के बाद हमें लिखा गया है कि वो दोबारा से लेफ्ट टर्न लेगा और उसके बाद वो 160 मीटर और चलेगा। तो अगर वो 160 मीटर और चल रहा है तो हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगा। नेक्स्ट फाइनली ही टर्न टू द राइट। अब वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कौन से एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से। और अगर मैं यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाऊं तो अब हमारी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्योंकि साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो होगी साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट यहाँ आएगी, आपकी नॉर्थ ईस्ट यहाँ आएगी और आपकी नॉर्थ वेस्ट इस तरफ से आएगी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, दैट इज एट व्हाट एंगल द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर इंक्लाइंड एट 40 मिनट पास्ट 2। 2:40 पर घड़ी की सुइयां किस कोण पर झुकी होती हैं। हमारे ऑप्शन है 150 डिग्री, 160 डिग्री, 170 डिग्री और 180 डिग्री। इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। एंगल निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो जब भी आपको एंगल निकालना है तो आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 30R माइनस 11/2 मिनट। ये ऑप्शन लिखेंगे। आपने आर की जगह जो आपको दिया गया है दैट इज 2 घंटे 40 मिनट, तो आपने यहाँ 2 भरना है और मिनट की जगह आपने क्या भरना है, 40 मिनट। हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 30। आर की जगह मैं भरूंगी 2 और मिनट की जगह मैं भरूंगी 40 मिनट। बस आपको इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 160। तो 160 हमारा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्यू अमृता इज 10th फ्रॉम द फ्रंट while Mukul is 25th from behind and Mamta is just in the middle of two. If there be 50% in queue, what position does Mamta occupy from the front? एक कतार में अमृता आगे से 10वें जबकि मुकुल पीछे से 25वें और ममता इन दोनों के ठीक बीच में है। यदि कतार में 50 व्यक्ति हों तो ममता सामने से किस स्थान पर आती है, 20वें, 19वें, 18वें या 17वें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमें सिंपल सी बात बोली गई है कि एक 50% का क्यू है, यहाँ 50% बैठे हैं और जो अमृता है वो आगे से 10वीं पोजीशन पे है और मुकुल पीछे की तरफ से 25th पोजीशन पे है और जो ममता है वो इन दोनों के बीच में कहीं बैठी हुई है, बिल्कुल बीचों बीच। तो अगर हम देखें तो 10 और 25 के बीच में हमारे पास कितने परसेंट बैठे होंगे, ऑब्वियस सी बात है 15। तो जो 15 का आधा होता है दैट इज 7.5 यानी 8। यानी जब हम 10वें पोजीशन पे यहाँ +8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 18। तो हमारा जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज 18th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ डे बिफोर द 27th डे ऑफ दैट मंथ, ट्यूसडे, मंडे, वेंसडे, संडे। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस महीने के 27वें दिन से पहले चौथा दिन होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें तो जो 3 तारीख है मंथ की उस दिन ट्यूसडे है। तो अगर इस दिन ट्यूसडे है तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम 7 दिन का गैप लेके चलें तो 10 तारीख भी ट्यूसडे होगा और 10 के बाद 17 तारीख को भी ट्यूसडे होगा और 24 तारीख को भी ट्यूसडे होगा। और जो हमें बोला गया है दैट इज 27th डे। तो अगर 24 को ट्यूसडे है तो 25 को हमें क्या मिलेगा, यहाँ होगा वेंसडे, 26 को क्या होगा, थर्सडे, और अगर हम बात करें 27 को क्या होगा, फ्राइडे। और फ्राइडे से 4 दिन पहले यानी ट्यूसडे है, ट्यूसडे से पहले 23 को क्या होगा, मंडे। तो अगर 4 दिन का गैप लेके चलें 26, 25, 24, ठीक है, और 27, तो हमारे पास जो डे आएगा दैट इज मंडे। तो मंडे हमारा इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन है टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन एंड कार। तो हमारा इसका सही आंसर है कार, क्योंकि टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन ये कार के या व्हीकल के पार्ट होते हैं, बट कार एक पूरा एक व्हीकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ नोएडा इज रिटन एज OPJEB देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से है। हमें कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली। तो हमें बस रिलेशन फाइंड करनी है। तो जैसे हम देखें कि N अल्फाबेट में N के बाद क्या आता है, O के बाद क्या आता है, P, I के बाद क्या आता है, J, D के बाद क्या आता है, E, और A के बाद क्या आता है, B। तो इस तरह से रिलेशन है। तो हमें दिल्ली का भी बनाना है। तो बस हमें सेम कॉन्सेप्ट दिल्ली पे भी अप्लाई करना है। D के बाद क्या आता है, E के बाद क्या आता है, F, L के बाद क्या आता है, M, H के बाद क्या आता है, I, और I के बाद क्या आता है, J। तो हमारे पास जो बनेगा दैट इज EFMIJ। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज द थर्ड ऑप्शन। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
In the school midterm exam, Ram has lower mark than Mohan but has more than Sonam. However, Karma also has more than Ram, who has the lowest marks. विद्यालय की मध्यावधि परीक्षा में राम के अंक मोहन से कम हैं, लेकिन सोनम से अधिक हैं। यद्यपि कर्मा के अंक भी राम से अधिक हैं, सबसे कम अंक इसके हैं। हमारे ऑप्शन है राम, मोहन, सोनम और कर्मा। अगर हम इस पजल को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है दैट इज राम हैज द लोअर मार्क देन मोहन। जो राम के नंबर हैं वो मोहन से क्या है, कम है। बट जो राम के नंबर हैं वो सोनम से ज्यादा हैं, तो सोनम यहाँ इस पोजीशन पे आएगी। उसके बाद कर्मा के जो नंबर हैं वो राम से ज्यादा हैं, तो राम की पोजीशन या तो यहाँ होगी या तो मोहन के जस्ट ऊपर होगी। पर हर किसी सर्कमस्टांसेस में सोनम के नंबर कम ही आ रहे हैं, तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज सोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द में से सर्वाधिक अर्थपूर्ण अनुक्रमांक का चुनाव करिए। इन वर्ड्स में से हमें सबसे सही जो नंबरिंग है वो लगाना है। तो बेसिकली जो हमें सबसे पहले दिया गया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद हमें जॉब मिलेगी, जॉब के बाद हमें पैसा मिलेगा और इनकम के बाद हमें क्या मिलेगी, इंडिपेंडेंस। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा सबसे पहले 3 के बाद हमने क्या करना है 5 के बाद जॉब के बाद हमारे पास आएगा इनकम और इनकम के बाद क्या आएगी, इंडिपेंडेंस। तो हमारा ऑप्शन मिलता है डी से 3, 5, 1, 4 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if y exceed xy 20% then x is less than y by। यदि y x से 20% अधिक है तो x y से कितना कम है। तो ये हमें सवाल दिया गया है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कोई भी टर्म दी है जो y है वो x से 20% अधिक है, तो x के विद रिस्पेक्ट बात हो रही है, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, हमारे पास आएगा, ठीक है 20% ज्यादा है, तो नीचे हमारे पास कितना आएगा 20 + 20 120%, क्योंकि हमें ज्यादा निकालना पड़ेगा, एक्सीड कर रहा है। अगर हम x को x माने तो y उससे एक्सीड कर रहा है, और सिंस हमें परसेंटेज दी गई है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आगे आएगा 20 120 मल्टीप्लाई बाय 100, और जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 50/3 विच इज इक्वल टू 16/3%। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 16 सही 2/3%। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the tank full of petrol in Arun's motorcycle lasts for 10 days. If we start using 25% more every day, for how many days will the tank full of petrol last? अरुण की मोटरसाइकिल में पेट्रोल से भरा टैंक 10 दिनों तक चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग करना शुरू कर देता है तो पेट्रोल से भरा टैंक कितने दिनों तक चलेगा। हमारे ऑप्शन हैं 5 days, 6 days, 7 days एंड 8 days। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर 1 यूनिट पेट्रोल की अगर हम x मान ले, अगर 1 यूनिट x मान ले तो 10 दिन के पेट्रोल की कितनी यूनिट यूज होंगी, 10x। अब जो अरुण है वो 25% ज्यादा यूज कर रहा है इस पेट्रोल का, तो अब ये पेट्रोल कितने दिन तक टिकेगा, तो हमें इसी का निकालना है। अगर मान लो x यूनिट है हमारे पास पेट्रोल की, ठीक है, अब वो 25% इसे ज्यादा यूज कर रहा है। किसको यूज कर रहा है, ठीक है, हम इसे 25x मानेंगे और ये हमें परसेंटेज दी थी, तो हमें नीचे क्या लिखा है उसके 100। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो जो हमारा एलसीएम निकलेगा वो आएगा नीचे हमारे पास 100 और ये हमारे पास हो जाएगा 100x + 25x। तो टोटल हमारे पास कितना आएगा 125x अपॉन में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.25x और इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो अब सिंपल सी बात है, पहले जितना यूज हो रहा था अमाउंट ऑफ पेट्रोल 10 दिन में, ठीक है, वो 10x यूज हो रहा था, अब बढ़ाया गया है, तो यहाँ कितना आंसर आएगा 125x। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 और ये आएगा हमारे पास 125 और अपॉन में ऊपर जो जाएगा वो 100 जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यू आएगी, दिस कम्स आउट टू बी 5, ये 4 से चला जाएगा और मैं इसे कट करूंगी तो ये 2 से, और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। तो हमारा कितना आंसर आएगा 8 डेज। तो आज हमने रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे उन्हें एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। शायद हो सकता है टाइम ज्यादा लगा हो, लेकिन आपको इलेबोरेटेड वे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए अपने टेस्ट में और आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल पाए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें, एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।